हेलो बच्चों, एक्चुअली फिजिक्स का पेपर आपके लिए बहुत डिमांडिंग है। मैं समझ सकता हूँ पेपर में आपको बहुत डिफिकल्टी रही होगी, एकदम टेम्परामेंट बिगड़ा भी होगा। बट जैसा मैंने अपने सेशंस में बार बार बोला था कि देखो एक्सपेक्ट करके चलना, पेपर डिफिकल्ट आ सकता है और वही बच्चा एक्चुअली अच्छा कर पाएगा जिसने अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करके रखा। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आराम से आपने डील किया। मैंने अपने सेशंस में भी गाइड किया था कि यार कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं बनता है, आपको वहां पे एक स्माइली बनानी है, एक डीप ब्रेथ लेनी है और कॉन्शियसली हैप्पीली क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो जिन भी बच्चों ने एक तो अच्छे लेवल से फिजिक्स पढ़ी है, अच्छे लेवल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लस अपना टेम्परामेंट एग्जाम में अच्छा रखा है, वो डेफिनेटली पेपर अच्छा करके आए होंगे। और बाय द वे आपका पेपर थोड़ा स्पॉइल हुआ है, फिजिक्स का पर्टिकुलरली स्पॉइल हुआ है, परेशान मत हो, जनता का बिगड़ा है पेपर, जनता परेशान हुई है। तो देखते हैं अब एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन कि हर क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ही एक्चुअली जो मेरे पास कोड है उसमें पहला क्वेश्चन ही काफ़ी डिमांडिंग है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। इनफैक्ट जेईई एडवांस के लिए भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो अपन नीट में तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर डिफिकल्ट हो गया। आई डोंट नो एग्जामिनर्स ने क्या सोच के ये क्वेश्चन दिया है। जब आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी के लेवल पे फिजिक्स हम डील करनी है, हमें बच्चों का प्रेशर कम करना है, बच्चों पे लोड कम करना है, और आप पहला ओपनिंग क्वेश्चन ही इतना खतरनाक दे रहे हो। तो यहां पे बोला है कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर। तो एक टैंक शोन है एंड इट हैज वन वॉल एट x इक्वल्स l एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। z डायरेक्शन में ये वॉल है इस तरह से। व्हेन फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन s एंड डेंसिटी रो, द लिक्विड सरफेस मेक्स एंगल थीटा नॉट विद द x एक्सिस एट x इक्वल्स l। यहां पे एंगल थीटा नॉट दे रखा है। If yx is the height of the liquid surface, then the equation for yx is, तो हमें y as a function of x उससे रिलेटेड इक्वेशन प्रेडिक्ट करनी है। तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने देखते ही क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया होगा, एक स्माइली बना दी होगी, उनके लिए बेटर होगा। एक बार सोल्यूशन तो चलो अपन देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक छोटा एलिमेंट लेंगे हम लोग। एक्चुअली फोर्स बैलेंस करना है हमें, तो हम एक छोटा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट पे हम सरफेस टेंशन का फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स वो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम x पे मूव करते हैं और dx लेंथ का एक छोटा एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट लिया हम लोगों ने और इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स, इधर वाला लिक्विड का पार्ट अपनी तरफ लगा रहा होगा और इधर वाला लिक्विड का पार्ट अपनी तरफ लगा रहा होगा। सरफेस के टेंजेंशियली सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा और ये सरफेस टेंशन का फोर्स यदि हम यहां पे एंगल थीटा है, सरफेस का एंगल यहां पे थीटा है, तो यहां पे थीटा प्लस डी थीटा ले लेंगे और यहां पे हम लोग थीटा एंगल ले लेंगे। तो ये एंगल हमारा थीटा प्लस डी थीटा है और ये वाला एंगल हमारा थीटा है। हम अंदर स्ट्रिप ले रहे हैं एल लेंथ की, तो इधर से जो फोर्स लग रहा है वो एस एल इस तरफ लगेगा और इधर भी फोर्स एस एल इस तरफ लगेगा। तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा एंड एस एल साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स होगा सरफेस टेंशन का वो होगा एस एल साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस एल साइन थीटा। और ये जो फोर्स है वर्टिकल, ये इस लिक्विड कॉलम के वेट को, जितना यहां पे y हाइट है, ये जो यहां से y हाइट है, इस y के ये फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो हम यहां पे इसको बोलेंगे y इंटू डी एक्स। ये y हो गया और ये dx हो गया, dx y, और अंदर लेंथ l है तो ये वॉल्यूम हो गया y dx l रो g। ये हमने वेट से बैलेंस किया। थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको साइन थीटा प्लस डी थीटा को हम थीटा प्लस डी थीटा लिख पाएंगे। तो एस एल थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस एल थीटा बराबर y dx l रो जी। एल पूरे में से कैंसिल हो रहा है, इधर थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स इज वाई रो जी अपॉन एस। नाउ डी थीटा बाई डी एक्स अपने को गिवन है, थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स, थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज वाई रो जी अपॉन एस। So y rho g upon s. So second is the correct option, y rho g upon s. तो सेकेंड ऑप्शन हम करेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अ माइक्रोस्कोप हैज लेंथ ऑफ
ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. अच्छा मैं यहीं पे रीड कर लेता हूँ. अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ 40, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25, द मैग्निफिकेशन. तो गाइज ये नहीं बोला है हमें कि मैग्निफिकेशन हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकालना है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में निकालना है. तो हम दोनों तरफ से देखते हैं. तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारा L बाय एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, ये हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो गया. तो L बाय एफ ओ, L इज 40, एफ ओ इज 2, D इज 25 एंड एफ ई इज 4. तो 10 125. तो यहां से एग्जैक्ट 125 आ रहा है. और जिन बच्चों ने बाय द वे M बराबर नॉर्मल एडजस्टमेंट में लिया L बाय एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो उनके लिए 40/2 1 प्लस 25 बाय 4. तो ये हमारा 7.25 इंटू 20 रफली हमारा 150 के बराबर आ गया. तो यहां थोड़ा ये 150 से थोड़ा कम आ रहा है और ये एग्जैक्ट 125 आ रहा है. एग्जैक्ट सिचुएशन गिवन नहीं है, हम थर्ड को प्रेफरेंस देंगे, बट मे बी बोनस भी कंसीडर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. अदरवाइज हम लोग थर्ड को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है इसीलिए. अब लोग फोर्थ क्वेश्चन पर आए. An electron mass m charge this moving at speed v is injected into a magnetic field b perpendicular to direction of motion. We wish to apply uniform electric field with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो हमें मालूम है कि ऐसे केस में जो फॉर्मूला हमारा लगेगा E हैज टू बी परपेंडिकुलर टू V. हम जब फोर्स बैलेंस करते हैं तो QE प्लस QV क्रॉस B इज इक्वल टू 0. So E equals minus of V cross B. तो E has to be perpendicular to B और magnitude wise E बराबर BV. E बराबर BV एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है तो V क्रॉस B हमारा सिंपली BV होगा. तो B की वैल्यू हमें गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻4 एंड V की वैल्यू गिवन है C बाय 100 3 इंटू 10⁸ अपॉन 100. So that is 27 into 10 to power 2. So 2700. So 27 into 10 to power 6, 10 to power 2. Yes, 27 into 10 to power 2. And E is perpendicular to B and its magnitude is 27 into 10 to power 2 volt per meter. Next question is there are two inclined surfaces of equal length L and some angle of inclination. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough than on smooth surface. Coefficient of friction. ओके तो एक दोनों इंक्लाइन प्लेन की लेंथ सेम है. एक में एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा, एक में एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा. तो टाइम का रेशियो हमें गिवन है. तो s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u 0 है और s दोनों में सेम है. हमें म्यू निकालना है, म्यू एक्सेलरेशन में आएगा. सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी स्क्वायर. So A1 upon A2, A1 is G sin theta minus mu cos theta and A2 is G sin theta and that is T2 square upon T1 square. Now T1 हमें जो दिया हुआ है वो डबल दिया हुआ है T2 का. So this is 1/4. थीटा का इस 45 डिग्री है तो sin cos sin कैंसिल हो जाएगा. So 4 minus 4 mu is equal to 1. So 4 mu equals 3 or mu is 3/4. So that is 0.75. So first is correct. The kinetic energies of two similar cars A and B are 100 and 225. On applying brakes, car A stops after 1000 meter and B 1500 meter. तो हमें stopping distances given है, kinetic energies given है और retarding forces given है FA, FB और इनका रेशियो निकालना है. तो हम डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएंगे. W retarding is equal to delta K, that is minus FD बराबर K final minus K initial. So FD is minus K, तो FD is K और हमें F का रेशियो चाहिए तो F is K by D. So F1 upon F2, FA upon FB. तो K का रेशियो K में डालिए, KA upon KB 100 by 225 और D का रेशियो D में डालिए, that is DA upon DB. So 1000 upon 1500. So this is 4/9 and this is 3/2. So 2/3. So ratio is 2/3. So third is the correct option.
नेक्स्ट, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज दिस, एंड अपने को करंट निकालनी है थ्रू द बैटरी। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पे सबसे पहले इस पॉकेट पे हम देख रहे हैं, तो ये पॉकेट हमें व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रही है। R1, R2, R3, R4 रेशो चेक कर लेते हैं। 2.5 अपॉन 1.5, 5/3, 5/3, दैट मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया हमारा 5 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम, एंड 5 and 8 आर इन पैरेलल, सो 5 into 8 अपॉन 5 + 8, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस हो गया। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। 1.5 + 5.5 7 एंड प्लस 1/3, दिस इज R इक्विवेलेंट। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो 40 अपॉन 8 और 5 13, 2.5 + 1.5 दैट इज 4 सॉरी नॉट 5, so this is 4 ohm and this is 8 ohm, तो यहां पे हमारा ये करेक्शन हो जाएगा। 4 into 8 अपॉन 4 + 8, 32/12 प्लस 21/7 3s are 21, 22/3, which is 8/3 plus 22/3, which is 30/3, that is 10 ohm। और अब हमें करंट देखनी है। सो करंट इज I is E upon R equivalent, so that is 5 upon 10, which is 0.5 एम्पियर। तो सॉल्वेबल क्वेश्चन था, बट अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज बस आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट, a bob of heavy mass m is suspended by a string of length L. The bob is given a horizontal velocity. If the string gets slack at some point P, making an angle theta from horizontal ratio of V of the bob at point P to its initial speed. तो दिस इज फ्रॉम कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन कि यदि हमारी √2gl से √5gl के बीच में स्पीड है, तो किसी थीटा पे पहुंच के बॉब जो है वो अपना टेंशन जो है स्लैक हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे हमें सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी है। mg हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन 0 है, तो mg जो है सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। mg का साइन कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आ रहा है, सो mg साइन थीटा is equal to mv²/L, so v is gl sin theta √। ये हो गया हमारा। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों स्पीड्स को रिलेट करें, सो v² is v0² minus 2gh, h is L plus L sin theta, L plus L sin theta। तो गाइज यहां पे हम लोग v² की वैल्यू लिख देते हैं, gl sin theta, so v0² is gl sin theta plus 2gl 1 plus sin theta, so that is gl 3 sin theta plus 2। ये हमारी v0² आ रहा है। नाउ v अपने को रेशो निकालना है, रेशो ऑफ v/v0, तो v/v0, so v is gl sin theta √ and this is gl 3 sin theta plus 2 whole √ so that is sin theta upon 3 sin theta plus 2, sin theta upon 3 sin theta plus 2 whole raised to power ½ तो ये हम लोगों ने निकाला। नेक्स्ट ये हमारा नॉर गेट है, तो इसमें अपना डायरेक्टली हम यहाँ पे फर्स्ट टिक कर देंगे। The electric field in the plane electromagnetic wave is given by Ez बराबर दिस। तो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है और जो प्रोपेगेट कर रही है वो -x डायरेक्शन में कर रही है। द एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, सो गाइज हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन E क्रॉस B के पैरेलल होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन E क्रॉस B के पैरेलल होगी। तो E हमारा z डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जा रही है हमारी -x डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन में रहेगा। +y या -y वो हमें निकालना है, बट यहाँ पे by दोनों हमें एक्चुअली साइन नहीं दिया हुआ है, तो हम जस्ट बस by के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लें, by की मैक्सिमम वैल्यू। सो b0 इज E0/c और E0 हमें गिवन है 60, c इज
3 into 10 to the power 8. So that is 2 into 10 to the power minus 7. So 2 into 10 to the power minus 7 cos 5x plus this. So 2 into 10 to the power minus 7 cos 5x plus this. This is the correct option. Y मैग्नेटिक फील्ड y में हमारा हमने देख लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, वेलोसिटी e क्रॉस b के पैरेलल आनी चाहिए, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में होगा. नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास m is dropped from a height of this. The ball hits the ground and rises to a height of 10. The impulse imparted to the ball. तो बॉल यदि h हाइट से गिर रही है तो ऐसे में नीचे गिरने पे जो उसकी स्पीड है वो √2gh के बराबर होगी, और इसके बाद में बॉल हमारी राइज कर रही है h डैश हाइट पे, तो h डैश हाइट पे राइज कर रही है. सो बॉल टकरा रही है हमारी √2gh स्पीड से और रिबाउंड कर रही है √2gh डैश से. इस स्पीड को हम बोलेंगे √2gh थर्ड इक्वेशन से, और इस स्पीड को बोलेंगे √2gh डैश. तो इंपल्स के लिए इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज mv फाइनल माइनस v इनिशियल, mv फाइनल minus v initial. So v final is √2gh dash and v initial is minus √2gh. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी. काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मिस्टेक की होगी, एक्चुअली मैग्नीट्यूड्स को सबट्रैक्ट कर दिया होगा जबकि मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना था. सो m हमें गिवन है 0.5 √2gh dash 20 into 2 into g. So 2 into 9.8 19.6 into 10 196, 19.6 into 10 196, or either 22 into 9.8 19.6 into 40. So 19.6 into 40, 4 6 are 24, 4 2, 4 9 are 36, 2 38, 8 3 784. So this is under root 784. So 196 under root is 14 and 784 under root is 28. So 42 into 0.5 that is 21 Newton second. तो थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, 21 Newton second. AB is a part of an electric circuit. The potential difference VA minus VB at the instant when current is 2 ampere is increasing at a rate of 1 ampere per second. टिपिकल नीट वाला क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चंस ठीक है. तो हमें A से B में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. सो VA minus VB is minus L di by dt minus E minus IR. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. L की वैल्यू गिवन है हमें 1 हेनरी. Current is increasing at a rate of 1 ampere per second. E is 5, I is 2 ampere and resistance is 2 ohm. So minus 9 minus 10. So minus 10 volt. So 10 volt is the correct option. A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii 1:2, the ratio of their respective magnetic moments. तो current same है, radius का ratio 1:2 दे रखा है, magnetic moments का ratio पूछा है. So mu is I into area, I same, so mu is proportional to R square. So mu1 upon mu2, R का square, so 1/2 का square, that is 1:4, the ratio of their respective magnetic moments. So 1:4. So second is the correct option. In a certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination total magnification. तो गाइस इंडिविजुअल की पावर P है, तो हमें मालूम है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P4. सो P इक्विवेलेंट इज सिग्मा PI. चारों की पावर बराबर है तो 4P, और मैग्निफिकेशन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस. सो M1 इंटू M2 इंटू डैश डैश डैश. तो यहां पे हर एक का मैग्निफिकेशन M है, सो M इक्विवेलेंट इज M टू द पावर 4. सो 4P एंड M टू द पावर 4. तो ये क्वेश्चंस फ्रेंडली क्वेश्चंस हैं नीट के लिए. नेक्स्ट अपन ले, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.2 मोल्स
of oxygen, after some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11. ध्यान रहे, gauge pressure, not the total pressure. Gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature this. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder. तो initial number of moles given है अपने को, and afterwards अपने को pressure given है, volume given है, temperature given है, तो हम final number of moles भी calculate कर सकते हैं. Then हम लोग number of moles का difference लेंगे और फिर molar mass से multiply करेंगे. तो final number of moles N dash is P dash V dash upon R T dash. So pressure ध्यान रहे 11 atmospheric gauge pressure है तो total हो गया 12 atmospheric. तो 12 into 1.01 into 10 to the power 5. Volume 30 liter, so 30 into 10 to the power minus 3 meter cube. R is 100 by 12, so 100 by 12, and T is 27 degrees Celsius, so 300 Kelvin. So 12 or 12, 144 into 1.01, 30, 10 and 10, 100,000, 10 to the power minus 6 into 10 to the power 5, so into 10 to the power minus 1. So 101 into 144, तो हमें एक्चुअली डेटा पास गिवन है तो बेटर हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर लें. सो 144 वन सा 144, 144 वन सा 144, 14 कैरी फॉरवर्ड, 144 0 plus 14 14 4, 1 carry forward, 144 1 is 144 plus 1 145. So this is into 10 to the power minus 1. So this is 14.544. ये हमारे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं. तो जो डिफरेंस हुआ नंबर ऑफ मोल्स में वो हुआ हमारा 18.200 minus 14.544. So 10 4 6 9 4 5 11 5 6 17 14 3.656. So mass went out is 3.656 into molar mass, which is 32 gram per mole. So 96 into some, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट. 32 6 192 2 19 कैरी फॉरवर्ड, 32 5 160 179 9 17 कैरी फॉरवर्ड, 32 6 196 196 7 203 10 213 3 21 कैरी फॉरवर्ड, 32 3 96 97 107 117. So 117. So this is 117.392 gram. So it is close to 0.116. एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक कर लें. 32 6 192 2 19 कैरी फॉरवर्ड, 32 5 160 19 179 9 17, 32 6 192 192 and 17 197 207 7, then 20. So this is 96 and 10 106 116. This is 116.392 gram, 0.116 kg. तो थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था, नीट के लिए हम लोग इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालेंगे. नेक्स्ट, in some appropriate units, time and position of a moving particle is given by this, the acceleration of particle is. भाई ये तो किसी भी लेवल पे नीट के लिए क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव लेना होगा. तो नीट में इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स नहीं लेते हैं. सो t is x squared plus x, तो दो बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा. सो dt by dx, dt टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 2x x dash प्लस x डैश, देन 0 फिर से डिफरेंशिएट किया, 2 प्रोडक्ट रूल से x डैश का स्क्वायर प्लस 2x x डबल डैश. यार सबसे अच्छी अप्रोच रहती है, हमेशा क्वेश्चंस में बार बार आपको बताते हैं, सारे सेशंस में आपको बताया, पेपर कैसा भी आ जाए आपका टेम्परामेंट ठीक है ना, कि बस जो क्वेश्चन आता है उसको प्यार से करो, जो नहीं आता है उससे अपनी इमोशंस को हर्ट मत होने दो, आगे बढ़ो, एक स्माइली बनाओ. आप किसी पेपर में सर्वाइव कर सकते हो, आपने ढंग से पढ़ाई की है, जितना आपको आता है उससे आप अच्छा कर सकते हो. तो ये समझाया था बार बार, जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने डेफिनेटली पेपर काफ़ी अच्छा सॉल्व किया है. सो यहाँ से हम लोग एक्स डबल डैश की वैल्यू निकालें, तो 2x एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2x x डबल डैश, यहाँ पे x डबल डैश, x डबल डैश इज डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो ये हो गया माइनस 2x डैश का स्क्वायर इज 2x प्लस 1
x double dash. So d2x by dt2 which is acceleration is minus 2x dash का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1. इतने सालों से पेपर आसान आ रहा था तो एक्चुअली सारे टीचर्स भी उसी लेवल से पेपर्स बना रहे थे, उसी लेवल से डिलीवर कर रहे थे. तो ऐसे क्वेश्चन तो यार बच्चों के लिए एक्सट्रीम सरप्राइज होंगे. सो 2x डैश का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x की टर्म्स में गिवन है, यानी कि x डैश की वैल्यू निकालनी है. तो x डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे. x डैश इज 1 अपॉन 2x प्लस 1. इसे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन 2x प्लस 1. सो माइनस 2 एंड 1 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे एक 2x प्लस 1 और है तो हो जाएगा 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3. सो माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. An AC power supply of 220 volt 50 hertz, resistor 20 ohm, reactance capacitance 25, inductance 45, series, corresponding current and the phase angle. All right. So friendly question है. 10 phi is XC minus XL upon R. XC is 25, XL is 45, R is 20. So minus 1. That means phi is minus 45 degree. Current is lagging behind the voltage. And then current, so Z is XC minus XL square plus R square under root. So 25 minus 45 that is 20. So 20 का square plus 20 का square under root that is 20 root 2 ohm. So I is V by Z that is 220 upon 20 root 2. That is 11 by root 2. 1 by root 2 is 0.7. So 11 into 0.7 that is 7.7. So 7.7 something and 45 degree. So this is the correct option. 7.7 something and 45 degree. हमसे बोला है the current. तो current means RMS current only and voltage is also RMS. The sun rotates around its center once in 27 days. Okay, what will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? तो रोटेटिंग बॉडी घूमते घूमते एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना रेडियस डबल हो गई, एक्सपैंड कर गई है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो हमें पढ़ के ध्यान आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है. L is I omega that is 2 by 5 mr square and omega is 2 pi by capital T. L is constant since there is no external influence, therefore T is proportional to R square. So radius double हो गई है, T dash is 4 times T. So 27 into 4 that is 108. तो friendly question है ये भी. A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is NHE. तो a model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field है और फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज NHE. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिट से फ्लक्स कितना पास होगा? B into A एंड दैट इज phi एंड दैट इज गिवन NH by E. एक्चुअली छोड़ने लायक क्वेश्चन है. NH by E where N is in this. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव कर रहा है, ऑर्बिट दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव कर रहा है और रिक्वायर्ड सेंटीमीटल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि और कोई इन्फ्लुएंस है नहीं. तो EVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ रही है. एंड देन हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज I into A. I हमें मालूम है पार्टिकल यदि सर्किल में घूम रहा है तो I इज चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज EV अपॉन 2 pi r एंड इंटू A. गाइज V by R की वैल्यू यहां से निकालेंगे, एक V कैंसिल हो रहा है, यहां से V by R की वैल्यू आ रही है EB अपॉन M. A की वैल्यू यहां से निकालेंगे, सो E by 2 pi. V by R की वैल्यू हमने यहां से निकाली EB by M और A की वैल्यू यहां से निकाली हमने NH by EB. तो EB कैंसिल हो रहा है हमारा और ये हमारी वैल्यू आ रही है NEH अपॉन 2 pi m. लोएस्ट बोला है तो EH अपॉन 2 pi m, तो EH अपॉन 2 pi m. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर, द रॉड्स ऑन द साइड हैव थर्मल कंडक्टिविटी। तो डायग्राम्स अपेरेंट है 2K, K, 2K, 3T, कैपिटल T। इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर्स एट द लेफ्ट जंक्शन इज T1 एंड द राइट जंक्शन इज T2। यहाँ T1 है, यहाँ पे T2 है, T1 अपॉन T2 निकालना है। तो गाइज ऐसे में जो हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कि जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी है उसका रेजिस्टेंस आप लोवेस्ट ले लो, लोवेस्ट होगा। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने R लिया, तो इसका 2R होगा और इसका भी R होगा। हम लोग सीरीज में हीट करंट को इक्वेट कर दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया R इक्वलेंट इज R प्लस 2R प्लस R, दैट इज 4R। नाउ 3T minus T अपॉन ओवरऑल R इक्वलेंट विच इज 4R। अब यहां पे हीट करंट लिखते हैं हम लोग 3T minus T1 अपॉन R, और एक यहां हीट करंट लिखते हैं T2 minus T अपॉन R। ऑलराइट, तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो 3T minus T दैट इज 2T अपॉन 4R, R पूरे में कैंसिल हो रहा है, 2T अपॉन 4 दैट इज T बाई 2 बराबर 3T माइनस T1 अपॉन 1। सो T बराबर 6T माइनस 2T1 दैट इज 2T1 इक्वल्स 5, सो T1 इज 5T बाई 2। सेम वे में इधर हम लोग देखें तो ये हाफ हो गया था फैक्टर, तो इधर से इधर, सो T बाई 2 बराबर T2 माइनस T अपॉन 1, सो T बराबर 2T2 माइनस 2T, सो T2 इज 3T बाई 2। सो नाउ T1 अपॉन T2 हमें रेशो चाहिए, तो दैट इज 5T बाई 2 अपॉन 3T बाई 2, सो दैट इज 5 बाई 3। सो 5 बाई 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the plates of parallel plate capacitors are separated by D, two slabs of different dielectrics K1 and K2 with thicknesses this and this respectively। तो K1 K2 भरे हुए, चेक कर लो कि यार इनका D आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये D by 2 और ये 3D by 8 है, यानी कि बाकी में एयर है, are inserted in the capacitor। Due to this the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates। तो जब डायलेक्ट्रिक्स फिल्ड है तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो हमारा अनफिल्ड कैपेसिटर की कंपैरिजन में डबल हो गया है। तो यहां पे 3D बाई 8 में हमारा डायलेक्ट्रिक फील्ड है K1 एंड देन D बाई 2 में हमारा K2 फील्ड है। ऑलराइट, तो ये 3D बाई 8 है, ये D बाई 2 है, और ये रिमेनिंग थिकनेस कितनी हुई D माइनस 3D बाई 8 प्लस D बाई 2, दैट इज 7D बाई 8, सो दैट इज D बाई 8। तो ये जो D बाई 8 थिकनेस है इसमें एयर है, इधर एयर है, इधर K2 है, इधर K1 है। सो हम कैपेसिटेंस का सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D बाई 8 बाई K1, 3D बाई 8 बाई K1 प्लस D बाई 2 अपॉन K2 प्लस D बाई 8 is twice of epsilon naught A बाई D। तो गाइज एप्सिलॉन नॉट A बाई D पूरे में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इधर रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D पूरे में से कॉमन आ गया, 3 अपॉन 8 K1 प्लस 1 बाई 2 K2 प्लस 1 बाई 8 और ये 2 का फैक्टर, सो दैट इज 3 बाई 4, 3 बाई 4, और K1 की वैल्यू गिवन है हमें 1.25 K2, सो 1.25 K2 प्लस 1 बाई 2 K2 प्लस 1 बाई 2, बट ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बाई K2 बचेगा, 1 बाई K2 एंड प्लस 1 बाई 4। तो ये हम लोग देख रहे हैं 1 इक्वल्स 3 बाई 5 K2 प्लस 1 बाई 4 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 1 बाई 4, 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा, 1 माइनस 1 बाई 4, इधर 3 बाई 4 हो जाएगा, 3 बाई 4, 3 बाई 5 K2
प्लस 1/k2 दैट इज 8/5k2 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k2 की वैल्यू आ रही है 32/15। 32/15। तो अब k1 की वैल्यू देखें तो k1 इज 5/4k2, so 5/4 and this is 32/15, so that is 8/3, that is 2.66, so second is the correct option. Two cities X and Y are connected by regular bus service. Guys ये तो NCERT वाला क्वेश्चन है, with a bus leaving in either direction every t minute. तो बस हमारी सिटी X से सिटी Y में टू एंड फ्रो मूव कर रही है इन आइदर डायरेक्शन एवरी t मिनट। मान लेते हैं बस की स्पीड जो है वो हमारी VB है और जो टाइम इंटरवल है बसेस के बीच में वो दे रखा हमें कैपिटल T है। तो ऐसे में मान लीजिए एक बस यहां पर है तो नेक्स्ट बस यहां पर है और दोनों VB से ट्रैवल कर रही है तो इनके बीच में गैप VBT होगा। ये बसेस इधर प्लाई कर रही हैं, ऐसे प्लाई कर रही है, दो कॉन्जिक्यूटिव बसेस के बीच में जो गैप है वो VB इंटू कैपिटल T के बराबर हो जाएगा। अब जो गर्ल है वो स्कूटी पे 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है तो गर्ल ये स्कूटी पे V स्कूटी हम लोग बोल देते हैं, V स्कूटी से ट्रैवल कर रही है, ये VB से, ये VB से। तो गर्ल के रिस्पेक्ट में जो पीछे वाली बस है उनको VBT डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसमें टाइम सपोज T1 लग रहा है। तो डिस्टेंस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी विच इज VB माइनस V स्कूटी, इसमें टाइम T1 लग रहा है, टाइम T1 लग रहा है। VB की वैल्यू हमें निकालनी है, स्कूटी की वैल्यू गिवन है तो VBT अपॉन VB माइनस 60 और टाइम T1 हमें दे रखा है 30 मिनट्स। सिमिलरली सामने से जो बसेस आ रही हैं ऐसी बसेस सिटी Y से सिटी X में अप्लाई कर रही हैं VB और इनके बीच में गैप VBT है। यहां गर्ल स्कूटी है और ये बस इस स्कूटी को कैच करेगी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा VBT और रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड्स ऐड होंगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है VB प्लस VS। ये टाइम हमारा T2 लग रहा है। ओके तो हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं। T2 की वैल्यू हमें गिवन है, T2 इज 10 मिनट्स और यहां पे ये T1 था विच इज 30 मिनट्स। ऑलराइट अब दोनों डिवाइड कर देते हैं तो VB प्लस 60 अपॉन VB माइनस 60 बराबर 30 अपॉन 10 विच इज 3। ऑलराइट क्रॉस मल्टीप्लाई करें VB प्लस 60 बराबर 3VB माइनस 180 सो दैट इज 240 बराबर 2VB 240 बराबर 2VB, so VB is 120 किलोमीटर पर आवर। सो 120 किलोमीटर पर आवर, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर, तो हमें दूसरे के लिए सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। टाइम पीरियड निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्टली एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। A uniform rod of mass m, length L leans against a smooth vertical wall making an angle of theta with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod. तो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है हमारे पास में कि वर्टिकल वॉल है, फ्लोर है और एक रॉड थीटा एंगल पे लीन कर रही है। फ्री बॉडी डायग्राम में इधर से नॉर्मल फोर्स लग रहा है N1, इधर से नॉर्मल फोर्स लग रहा है N2, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और mg सेंटर ऑफ मास पे नीचे लगेगा। तो N1, N2, mg फ्रिक्शन, इस पॉइंट को हम लोग A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और ये एंगल थीटा है। तो हमें फोर्स बैलेंस करना है और साथ में टॉर्क बैलेंस करना है।
तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो हमारे पास N1 इक्वल्स F हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में mg इक्वल्स N2। अब टॉर्क बैलेंस, तो टॉर्क बैलेंस B के अबाउट करना हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि दो दो अननोन फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो B के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो mg की लाइन ऑफ एक्शन का B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L/2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2 साइन थीटा। तो mg का टॉर्क आ रहा है mg L/2 साइन थीटा। और जो N1 है, N1 की लाइन ऑफ एक्शन का यहां से जो डिस्टेंस है वो है L cos थीटा, ये वाला डिस्टेंस विच इज L cos थीटा। सो N1 L cos थीटा। तो हमारी N1 की वैल्यू आ रही है mg/2 tan थीटा। mg m दे रखा है हमें 20 kg, तो 200/2 100 tan 60 √3, सो 100√3। तो N1 की वैल्यू आ रही है 100√3, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी 100√3। सो थर्ड इज करेक्ट। नीट के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है, इक्वेशन सेटअप करनी है और फिर टॉर्क बैलेंस करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते ही थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो जिसने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया, थोड़ा भी क्वेश्चन डिमांडिंग है, अपने स्कोप के व्यूअर ने छोड़ना है, डेफिनेटली वो आज बहुत खुश होगा, पेपर अच्छा हुआ होगा। पहले तो लग रहा होगा क्वेश्चंस कम हुए, बट अब जब सबसे डिस्कशन हुआ होगा तो लग रहा होगा यार पेपर सही हुआ है, अपन ने सही किया कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनकी वजह से टेम्परामेंट डिस्टर्ब अपन ने नहीं किया। In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically, so that the average frequency and average amplitude of the system changes with time. तो कह रहा है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और स्प्रिंग मास सिस्टम में जो बॉक्स लगा हुआ है नीचे उसमें सैंड फिल्ड है और सैंड लीक कर रही है, तो ओमेगा और एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ओमेगा हमें मालूम है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अच्छा, पहले ये देख लें कि जो लीकिंग मास है क्या वो कोई वेरिएबल फोर्स जनरेट करेगा क्या? तो लीकिंग मास से थ्रस्ट फोर्स जनरेट होगा v रिलेटिव dm/dt, एंड सिंस v रिलेटिव 0 है, मास पुश नहीं हो रहा है, बॉक्स के रिलेटिव मास जस्ट होल की वजह से बाहर निकल रहा है, स्लिप हो रहा है, v रिलेटिव 0 है, इसलिए थ्रस्ट फोर्स 0 है। तो आउटगोइंग मास की वजह से कोई थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो ऑसिलेटिंग सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कोई चेंज नहीं हुआ, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमें मालूम है ओमेगा √k/m है एंड m कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, m कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली m एक बॉक्स के मास को अप्रोच करेगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करेगी। तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है और फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पॉसिबल है। अब दोस्तों अपन एम्पलीट्यूड के बारे में सोचें, तो एम्पलीट्यूड, तो जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है वो है ½ ka²। किसी मोमेंट पे जो सिस्टम की एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो होगी ½ ka²। v रिलेटिव 0 है, यहां पे कुछ और राइटिंग नहीं है, एनर्जी है ½ ka², k फिक्स्ड है और जो मास बाहर जा रहा है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जितनी उसके पास है वो लेके बाहर सेपरेट हो रहा है, यानी कि सिस्टम में से लगातार थोड़ी थोड़ी एनर्जी बाहर निकल रही है क्योंकि जो आउटगोइंग मास है उसके पास वेलोसिटी है, वो अपनी एनर्जी लेके सेपरेट हो रहा है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की टोटल एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है, के फिक्स्ड है यानी कि एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते हुए एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते हुए एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करेगा, ओमेगा बढ़ते हुए एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करेगी, सो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्चुअली जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि नीट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S, इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट हैज स्मॉल एरिया A, इट इज फिल्ड विद अ गैस ऑफ डेंसिटी ρ एंड टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस R। व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, बलून में से गैस बाहर निकल रही है, रेडियस R changes from R to 0 in time T, speed VR of gas coming out of the balloon depends on R, VR पे डिपेंडेंट है as R to the power A, और टाइम पीरियड S to the power alpha, A to the power beta, rho to the power gamma, R to the power delta पे डिपेंडेंट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, हम पहले ऐसा करते हैं, जो स्पीड है वो तो R to the power A पे डिपेंडेंट है, तो हम पहले ऐसा करते हैं ये T की डिपेंडेंस निकालते हैं। सो T इज डायमेंशनली, जो T की डायमेंशन है वो हमारी S to the power alpha, ये वाली डायमेंशन, A to the power beta, rho to the power gamma and R to the power delta. So T, surface tension, force per unit length, so ml
T minus 2 upon L, area L square, rho mass upon density volume ml minus 3, gamma r length delta. तो अपन कंपेयर करें तो 1 to m to the power अल्फा, सो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रही है. देन यहां पे L की 1 L 0 हो गया, 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा बराबर 0, एक इक्वेशन ही बन रही है. देन टाइम में माइनस 2 अल्फा बराबर 1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ, अकॉर्डिंगली गामा की वैल्यू आ रही है प्लस हाफ. अल्फा गामा 2 हो गए, अब बीटा और डेल्टा बच रहा है. तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसी से हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या. अल्फा माइनस हाफ गामा हाफ, अल्फा माइनस हाफ, ये 2 माइनस हाफ के हैं, अल्फा माइनस हाफ 2 है, और गामा हाफ एक ही मैच कर रहा है. तो ये हमारा फोर्थ करेक्ट हो गया, तो आंसर फोर्थ हमने कर दिया. कंसिडर द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट being measured with the help of vernier caliper. Suppose 10 vernier scale 10V VSD are equal to 9 MSD. तो यहां से हमारा लीस्ट काउंट आ गया S by 10. S हमें गिवन है 0.1 अपॉन 10 0.01 सेंटीमीटर. The least division of MS is this, and the 0 of VS is at x equals 0.1 when the jaws of vernier calipers are closed. तो जब जॉस क्लोज्ड है तो नॉन जीरो रीडिंग आ रही है पॉजिटिव, दैट मीन्स ये हमारी पॉजिटिव जीरो एरर है. तो जीरो एरर इज प्लस 0.1 सेंटीमीटर. इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी, डायमीटर मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग मेन स्केल रीडिंग विच इज 5 सेंटीमीटर प्लस 8 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स कर रहे हैं, तो 8 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 0.01 माइनस जीरो एरर विच इज 0.1. सो दिस इज 5.08 माइनस 0.1, 5.08 माइनस 0.1, so that is 4.98 centimeter. So 4.98 centimeter, fourth is the correct option. नहीं 4.98 plus 10, 5.08, ठीक है 4.98. So this is the correct option. A parallel plate capacitor made of plates. All right. So next जो 25 questions हैं वो आपके साथ प्रतीक सर लेंगे. मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, परेशान नहीं होना है, बस देखो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अच्छी तरह से स्कोर लगाओ. पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट था, सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था. हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया एंड देख चुके हैं. पेपर हमेशा की तुलना में रिलेटिवली टफ साइड पे है. क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सीधा अप्लाई नहीं हो रहे हैं, है ना. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या ऐसे थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटिवली कम हैं हमेशा की तुलना में. तो डेफिनेटली फिजिक्स में स्कोरिंग इतना आसान नहीं रहा होगा. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 आप देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट पर बेस्ड सवाल है. It says parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density is increasing at a constant rate. तो आपका सिग्मा जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है. सिग्मा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है मतलब कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, कैपेसिटर प्लेट्स पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण जो आएगी उस पर कमेंट करना है. अब ये पूछ रहा है कि प्लेट्स के बीच में फील्ड का क्या सीन है या प्लेट्स के बाहर क्या सीन है. तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स के बाहर तो होता ही नहीं है ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो बनेगा नहीं, बाहर तो कंडक्शन करंट है. तो जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो प्लेट्स के बीच में, और उसके कारण अराइज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो भी बीच में ही आएगा. तो अब अपना जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट आई डी, इट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी होता है ना. फ्लक्स जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे E इंटू ए. इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है.
तो बच्चों अल्टीमेटली आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी सिग्मा बाई डी टी, है ना, डी सिग्मा बाई डी टी। अब इसमें आप देखें डी सिग्मा बाई डी टी इज अ कांस्टेंट, द चार्ज डेंसिटी इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये डी सिग्मा बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्मा, ये कांस्टेंट है, दैट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ गया वो कांस्टेंट आ गया। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट अगर कांस्टेंट आ गया तो इसके कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट्स के बाहर जीरो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, ऑप्शन 3 अपना आंसर जा रहा है। ठीक है, तो ये मैनेजेबल क्वेश्चन था, बस डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, an unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brewster's angle। तो सिंपल सवाल है, थियोरी बेस्ड है। तो ऐसे केस में गाइस देखो, अपन जानते हैं ब्रूस्टर्स एंगल इज tan थीटा इक्वल्स टू n, है ना। यहां पे n का वैल्यू कितना आपने को 1.73 दे रखा है, इसका मतलब आपका tan थीटा √3 आ गया ना, ये tan थीटा आपका √3 आ गया। tan थीटा अगर √3 आ गया दैट मींस थीटा आपका 60 डिग्री बन रहा है। दैट मींस अगर आपने लाइट को 60 डिग्री पर इंसिडेंट किया, अब ब्रूस्टर्स लॉ में क्या होता था, अगर आप ब्रूस्टर्स एंगल पर लाइट को भेजते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है। तो देखें ऑप्शंस, ट्रांसमिटेड लाइट इज पोलराइज, ये कभी नहीं होता। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, सही। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपन देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री रहा है ब्रूस्टर्स एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 रहा होगा और रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगी, यही अपना परफेक्टली करेक्ट आंसर है। जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज ये नहीं होती, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड दोनों पोलराइज हो जाएंगी, ये भी नहीं होता। तो रिफ्लेक्टेड लाइट ही कंप्लीटली पोलराइज होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन इजी था, सिंपल था, आराम से मैनेज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first, then B and finally removed. ओके गाइज, अब ये क्वेश्चन आप देखें बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है, मतलब मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे बुकलेट में भी टेस्ट पेपर्स में भी ये सवाल काफी जगह रिपीट होता है, आपने भी डेफिनेटली ये सवाल किया हुआ होगा। तो कह रहा है कि भाई तीन ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, दोनों पर Q चार्ज था पहले और C अनचार्ज था। अब A और C को संपर्क में लाए, A और C को संपर्क में लाए तो टोटल चार्ज का आधा आधा बांट देना होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन के फंडे। तो A और C को कांटेक्ट में लाए तो ये आपका Q/2 हो जाएगा और B अनअफेक्टेड रहेगा बिकॉज B अभी पिक्चर में आई नहीं। अब कह रहे हैं कि साहब B और C को कांटेक्ट में लाए तो A तो अनअफेक्टेड रह गया जो था वो, B और C का टोटल 3Q/2 है और उसका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो ये 3Q/4 एंड 3Q/4 दोनों को मिला। अब कह रहा है कि अब A और B के बीच का फोर्स क्या होगा वो निकालना है। तो पहले कितना था, पहले था KQ1 Q2 KQ²/R²। अब अपन देख रहे हैं तो बच्चों चार्ज में एक ओवरऑल आप देखो तो एक हाफ का फैक्टर आ रहा है चार्ज में, डिस्टेंस वही है, और एक 3/4 का फैक्टर आ रहा है, तो आपका ओवरऑल फैक्टर जो है वो 3/8 का बन जाने वाला है। दैट मींस फोर्स जो होगा वो 3F/8 हो जाएगा, 3F/8 ऑप्शन 1 अपना बनेगा। ठीक है, सिंपली A और B को पहले कांटेक्ट में लाया, यही बोला था, A फर्स्ट एंड देन विथ B एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो पहले A और C को कांटेक्ट में लाए, फिर B और C को कांटेक्ट में लाए और फिर फोर्स चेक किया, तो 3F/8 बन रहा है, ऑप्शन 1 अपना आंसर आ रहा है। अगेन इजी क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आराम से मैनेजेबल सवाल था। बस मेन है कि आपने अगर अपना टेम्परामेंट नहीं बिगाड़ा होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस जो बीच बीच में आपको इजी मिल रहे थे वो आपसे डेफिनेटली बन गए होंगे गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, इट सेज अ कंटेनर हैज 2 चेंबर्स of volumes V1 V2 given है, separated by a partition, thermal insulator, chambers moles बता रखे हैं, प्रेशर बता रखा है, पार्टीशन रिमूव करेंगे तो मिक्सचर का इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब ये अपन देखें तो एक रेगुलर सवाल थर्मोडायनामिक्स का होता है जो कि आप यूजुअली वेरिएबल्स में सॉल्व करते हो। तो एक तो इसके अंदर अपना इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता था, आपको याद होगा, सिंस ये थर्मल इंसुलेशन है बच्चों, है ना, इसने बोला है कि थर्मल इंसुलेशन है, दैट मींस कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग से, और हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है दैट मींस Q का वैल्यू 0 हो गया,
इंटरनल एनर्जी, सिंस वर्क वगैरह नहीं किया गया है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी आपका कंजर्व्ड रहा, यू आई बराबर यू एफ अपन लिख पाएंगे। तो जब इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं NCVT वगैरह, तो वहां से अपना टी फाइनल जो आ जाया करता था, दैट टी फाइनल इज N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। ये मैंने इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, ठीक है। अब ये N1T1 प्लस N2T2 अगर अपन निकालें तो ये हो जाएगा PV बाय NR। तो P1V1, दिस इज P1V1, V1 कितना है 2 है, अपॉन R, ये हो जाएगा आपका P2V2 बाय R। P2V2 बाय R में P2 ये हो गया, V2 कितना है, V2 3 है, अपॉन R, एंड दैट अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 अपना 9 है ना। तो ये ओवरऑल वैल्यू अपन देखें तो दिस बिकम्स 8/9R, ठीक है। ये आपका ओवरऑल टेम्परेचर का फाइनल वैल्यू आ गया। अब जब अपन को फाइनल प्रेशर निकालना है तो सिंपली मैं PV इक्वल्स टू nRT लगा रहा हूं फाइनल हालत में। तो फाइनल हालत में प्रेशर कितना है पता नहीं, फाइनल हालत में वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम मेरे पास फाइनली 5 हो जाएगा। फाइनल हालत में मोल्स मेरे पास कितने हैं, तो मोल्स मेरे पास फाइनली 9 है, और टेम्परेचर कितना है, तो 8/9 आ रहा है। तो उसके हिसाब से देखें गाइस, तो प्रेशर का वैल्यू मेरा 8/5 विच इज 1.6 ATM आ रहा है, 1.6 ATM आ रहा है। वी हैव दिस एज 1.6 ATM, ठीक है। तो रेगुलर सवाल था, बस ये है कि ये पार्टीशन रिमूव करना, थर्मल इंसुलेशन वाले फंडे अगर आपको ध्यान आ गए हैं तो बेसिकली बस ये इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन अपना कॉन्सेप्ट चलता था। ऐसे केसेस में कई बार मोल कंजर्वेशन वगैरह की बातें भी अपने को काम में आती थी। तो बेसिकली उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर आप आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू रिजल्ट तक पहुंच सकते थे। 1.6 ATM अपना आंसर बन रहा है, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट सेज a particle of mass m is moving around origin with a constant force F pulling it towards the origin। अब वैसे तो बच्चों क्या होता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसको आप कांस्टेंट फोर्स नहीं बोल सकते, बिकॉज वो वेक्टर में, डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। इफ द बोर्स मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, बोर्स थियरी एप्लीकेबल मानी है, और रेडियस और v का ऑप्शन निकालना। नाउ इट इज अ गुड क्वेश्चन। अगर आपने इस तरह का प्रोफाइल किया हुआ है तो डेफिनेटली आपसे बन गया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता था। कि बच्चों अगर F फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो उस F फोर्स को मैं इक्वेट करूंगा विथ mv²/r, है ना। जो F फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, सिंस वही सेंट्रीपिटल है तो mv²/r, ये मेरी पहली इक्वेशन बन रही है। और सेकेंडली अपन जानते हैं बोर्स थियरी एप्लीकेबल है, तो अपना सेकेंड पोस्टुलेट जो होता है, द एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। इन दोनों को यूज करके, भाई ये तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल के हिसाब से तो पहली इक्वेशन ही आ गई। दूसरा आपका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होना चाहिए, वो आ गया। अब इन दोनों को यूज करके हमें V और R रिलेट करना है। बच्चों कैलकुलेशन इस तरह से होना चाहिए था इसका कि पहले वाली इक्वेशन में क्या कर सकते हो, M और F सब कांस्टेंट्स हैं, उनको हटा दो, प्रोपोर्शनैलिटी तो निकालना है केवल। तो पहले केस में क्या दिख रहा है, पहले केस में दिख रहा है V²/R इज अ कांस्टेंट, और दूसरे केस में दिख रहा है VR/N जो है दैट्स सम कांस्टेंट। तो सिंपली क्या करोगे बच्चों, इसमें से V का वैल्यू उठा के या R का वैल्यू उठा के, व्हाटएवर, आप R का वैल्यू देखो तो R कितना यहां पे, इट्स NC'/V, यहां NC'/V लिख रहे हो तो V³ प्रोपोर्शनल टू N आ गया, V³ प्रोपोर्शनल टू N आ गया, तो V प्रोपोर्शनल टू N⁻⁴ 1/3 बना, सही। और V को यहां पे अगर मैं N/3 प्रोपोर्शनैलिटी डाल दूं तो R की प्रोपोर्शनैलिटी जो है N/(n⁻⁴ 1/3, R की प्रोपोर्शनैलिटी N⁻⁴ की बन रही है। तो बस बेसिक अगर आपको पता है R N⁻⁴ और ये 1/3, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है गाइस, ठीक है। अगर बेसिक अपन को पता है कि सेंटर की तरफ फोर्स जो लग रहा है उसको mv² के इक्वेट करना है बिकॉज वो सेंट्रीपिटल है, और दूसरा mvr बराबर NH/2π, बोर्स थियरी है, तो ये इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो। बस इन्हीं दोनों में v और r को एडजस्ट करके आपको इक्वेशन बनानी थी। इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, बट अगर बेसिक्स क्लियर थे, इस कहानी के बेसिक्स क्लियर थे, तो डेफिनेटली इस तरह का सवाल आपने बनाया होगा, ये अपन मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन is about 4 times the radius of the orbit of Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year on Mercury? अब इस क्वेश्चन को देखें गाइस तो सिंपल है, बस इसमें मेनली अपन देख रहे हैं कि यार टाइम पीरियड
एंड रेडियस, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। ये अपना एक रेगुलर रिजल्ट रहता है। तो सिंपली अपन देखें, मार्स और मरकरी की बात हो रही है, तो ये अपन टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मरकरी, ठीक है, ये स्क्वायर ले लिया। और रेडियस में अपन देखें तो रेडियस ऑफ मार्स का रेडियस जो है वो 4 टाइम्स है, तो r एंड 4r लेता हूं तो क्यूब बन के मेरे पास 64:1 बन रहा है। दैट मींस टाइम पीरियड का मेरा जो रेशियो बना t मार्स अपॉन t मरकरी जो है वो स्क्वायर रूट में लिया तो 8:1 आ रहा है। इसका मतलब मरकरी का जो टाइम पीरियड मुझे मिलना है वो मार्स का 1/8 आ गया भैया, है ना। तो ये मार्स का 1/8 आ गया। ये कितना दे रखा है, 687 दे रखा है, और अपॉन 8 करीब करीब कुछ 80-85 के आसपास 88, हाँ। तो नियरेस्ट आंसर जो है वो अपना 88 आ रहा है, तो अपन ऑप्शन बी मार्क करके निकल सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 88 डेज, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा बट 88 अपन यहां पे ले सकते हैं। तो सिंपली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब की एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल था, आसान था, ये बनना चाहिए था सवाल डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगेन गाइज। अब इसमें बोल रहा है अ बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो, जब 1/3 हाइट पे गए तो अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट नहीं चलेगा, है ना। g0 टाइम्स 1 - 2h by r वो नहीं चल पाएगा। क्या करेंगे, g डैश इज gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h कितना है, r/3 है सरफेस से, तो r प्लस h का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अपन ओवरऑल देखें तो ये बन रही है आपकी 9gm/16r², सही। तो ये आपका 9/16 टाइम्स g0 है बच्चों। सरफेस पर जितना ग्रेविटी होता है उसका 9/16 टाइम्स आ रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, तो ऑब्वियसली वजन जो आएगा, वेट जो आएगा वो भी 9/16 टाइम्स आएगा। तो उसका जो w डैश आना है दैट इज 9/16 टाइम्स w। एक्चुअल w कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, तो दैट कम्स आउट एज 27 न्यूटन। इजी क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन अपना बन रहा है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, अगर आपका टेम्परामेंट सही बनेगा तो ऐसे केस में आप ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस को बढ़िया सॉल्व कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इट सेज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Okay, बच्चों, R वायर रेजिस्टेंस का वायर 8 इक्वल पीसेस में काटा तो R/8 रेजिस्टेंस हो गया ईच पीस का, सही है। हर पीस का रेजिस्टेंस जो है वो R/8 हो गया। अब हर एक पीस का अगर R/8 है, फिर ये बोल रहा है कि 4 पैरेलल में लगाए, तो ये मान लो ऐसे 4 पैरेलल में लगाए, ये एक सेट बनेगा पूरा, ठीक है। और फिर यहां पर भी आपने 4 पैरेलल में लगाए, ये दूसरा सेट आपका बन गया, और इनको सीरीज में लगा दिया। मैं एग्जैक्ट फोटो नहीं बना रहा हूं, बस समझ सकते हैं अपन क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस केस में आप नोटिस करेंगे कि R/8 के ये आप 4 पैरेलल में लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका R/n, है ना। तो ये R/32 बन गया, और ये सेगमेंट को, इस बॉक्स को भी अपन देखें तो ये R/32 बन गया, और ये R/32 एंड R/32 सीरीज में है, तो ये आपका R/16 जो है वो बचेगा। तो आपका R/16, फोर्थ ऑप्शन R/16 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। बच्चों, अपने कोड वाइज आप ऑप्शन या क्वेश्चंस के हिसाब से मैच कर लेना, ऑप्शंस भी आपके जंबल्ड हैं, तो R/16 अपना यहां पे आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इट सेज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। अगेन इजी क्वेश्चन है, बस क्लिक होना चाहिए कि जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो हमें 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। किसी भी ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये रिजल्ट आपको ध्यान आना चाहिए था। अब ये r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, क्वेश्चन ने आपको बोर्स और ऑर्बिट का रेडियस दे दिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट का बोर्स रेडियस, मतलब पहले ऑर्बिट का आपको रेडियस दे रखा है। नाउ गाइस वी नो दैट r जो होता है, रेडियस जो होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। अब इसमें एटम तो वही है हाइड्रोजन, तो n² की प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका मतलब सेकंड वाले ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स r0 होना चाहिए, है ना। r0 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उससे 4 गुना आपके सेकंड ऑर्बिट का रेडियस होगा। तो यहां मैं 2πr r की वैल्यू जो रखूंगा मैं 4 टाइम्स r0 रखूंगा,
एंड दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है और यहां से मुझे लैम्डा निकालना है। तो ये जो लैम्डा कैलकुलेट हो रहा है गाइस, मैंने कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली आपका 0.67 नैनोमीटर आ रहा है। दिस इज 0.67 नैनोमीटर, तो इट इज क्लोज टू, अप्रोक्सीमेट ही मांगा है, तो ये 0.67 नैनोमीटर आ रहा है। दैट इज ऑप्शन 3, राइट। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगेन बनना चाहिए था अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट गिवन इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁵. The dipole is then rotated through an angle 60 degree with the respect of electric field. The change in potential energy of the dipole is. Now, अब इस क्वेश्चन में अपन देखें तो पहले वो अलाइंड था, पहले अगर वो अलाइंड था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तो इनिशियल थी माइनस पीई कॉस 0, माइनस पीई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? उसको अपन ने 60 डिग्री घुमा दिया, तो 60 डिग्री अगर रोटेट किया है तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई कॉस 60 हाफ माइनस पीई बाई 2। और इसने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, डेल्टा यू पूछा है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के हिसाब से देख रहा हूं, तो ये मेरा पीई बाई 2 आ रहा है बच्चों। अब पीई बाई 2 आ रहा है, अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो पी का वैल्यू जो है दिस इज 5 × 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है इज 4 × 10⁵ बाई 2। तो ओवरऑल अपन देखें तो ये 10⁻⁻1, 20 बाय 10 ये 10, तो ये 1 आ रहा है आपका। तो 1 जूल इज गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन में है दिस इज 1 जूल, यस, ये थर्ड ऑप्शन अपना बन गया है ना। अगेन सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, आसान था, तो इजीली सॉल्व हो रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइज, अब ये आपका क्वेश्चन देखो कह रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट is maintained between the points A and B of the circuit shown in figure. The current through the branch CD of the circuit is. Okay, इस वाली ब्रांच में अपने को करंट निकालना है। Now guys अपन देखें ये ऐसे बहुत रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको किस तरह से मैनेज करना है। कई बार बच्चे व्हीटस्टोन के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, व्हीटस्टोन भी नहीं है, ये बैलेंसिंग वगैरह की तो बात ही नहीं है कहीं दूर भी, है ना। तो ऐसे केस में किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देखो, तरीका क्या होगा इसको हैंडल करने का। That you can see that this 3 and 1 they are in parallel, this 4 and 2 they are in parallel. तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया 3/4 ओम, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया आपका 8/6 4/3 ओम। एंड नाउ दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में आ गए। तो आपका जो ये 50 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज है, या तो इसको आप करंट स्प्लिटिंग से सॉल्व करो या आप वोल्टेज स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 50 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज है बच्चों, ये 3/4 एंड 4:3, इनका अगर रेशियो लेते हैं, रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटना होता है, तो रेजिस्टेंस के रेशियो में अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 9:16, ठीक है। 3/4 एंड 4/3, राइट, 9:16 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इनकी वैल्यूज अपन देखें, वोल्टेज वैल्यूज क्या आएंगी, तो दिस इज गोइंग टू बी 50/25 × 9, दैट इज 18 वोल्ट, एंड ऑफ कोर्स रिमेनिंग जो हुआ दैट इज 32 वोल्ट, ठीक है। तो अपन जान रहे हैं कि इसमें 3 ओम के अक्रॉस आप कोई से भी पेयर ऑफ रेजिस्टर्स उठा लो, 3 ओम के अक्रॉस अपन देखें तो 18 वोल्ट पोटेंशियल है, 4 ओम के अक्रॉस देखें तो 32 वोल्ट पोटेंशियल है बच्चों। उसके हिसाब से द करंट अक्रॉस 3 ओम कितना है? द करंट अक्रॉस 3 ओम I इक्वल्स टू V/R, V 18 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो 6 एम्पियर आ गया। करंट अक्रॉस 4 ओम कितना है? 4 ओम कितना है? I इक्वल्स टू V/R, V 32 है, रेजिस्टेंस 4 है, कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां से अगर 6 एम्पियर गया और वहां 8 एम्पियर पहुंचा, इसका मतलब 2 एम्पियर यहां से उतरा होगा, सही कह रहा हूं, 2 एम्पियर यहां से उतरा होगा। दैट मींस द करंट फ्रॉम CD इज 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर उसके अंदर करंट चला होगा। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन था अगर आपने कैलकुलेशन ढंग से बनाया होगा, अगर आप वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन या करंट स्प्लिटिंग जिस भी मेथड से आप गए हैं, मेथडोलॉजी आपने सही फॉलो किया होगा, स्पीड थोड़ी सही रखी होगी, तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। अदरवाइज कई बार बच्चे 2-3 स्टेप करने के बाद ही सवाल छोड़ देते हैं कि डेटा नहीं मैनेज हो रहा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था डेफिनेटली, अगर आपने पेशेंस रखा होगा तो सॉल्व हुआ होगा आपसे। इट सेज अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी E। अब ये रेगुलर क्वेश्चन है, कई बच्चों को मेरे हिसाब से आंसर ही याद होगा, इनफैक्ट मेरे को भी याद है कि इसका आंसर 4 आएगा। द रेशियो ऑफ लैम्डा फोटोन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, दोनों का एनर्जी E है और लैम्डा का रेशियो, तो बच्चों लैम्डा ऑफ फोटोन
एंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा यहीं पे लिख लेते हैं। फोटोन के लिए लिखा जाता है E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, तो E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा एच सी बाय ई अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऑब्वियसली उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे, तो उसका डी ब्रॉगली हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी, पी हो जाएगा रूट टू एम के की जगह ई लिख देंगे बिकॉज बोला सेम एनर्जी है, तो लैम्डा को लिख दिया एच अपॉन पी। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो आपका एच तो कैंसिल हो गया, सी ऊपर रह गया, एक ये 2me ऊपर गया पूरा रूट वाला ये, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, e आ रहा है। इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो ये c बराबर 2m सॉरी ये इक्वल टू c इंटू 2m बाई ई अंडर रूट बन गया। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन है ना। अब ये रेगुलर सवाल था, अगर आपका प्रैक्टिस था, आपने ऑफ कोर्स अगर इस कैटेगरी के सवाल पहले बनाए हुए हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आपका कंट्रोल ठीक था, तो ये डेफिनेटली आपसे सवाल हो गया होगा, दैट्स एन इजियर वन। फिर अब इस क्वेश्चन में देखें, सेज विद द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए गाइज, ये जो ग्राफ यहां पे दिखा रहा है, सारे एक्सिस पे फोटो करंट बना रखा है, इस बात का ध्यान देंगे, फोटो करंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। अब पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, याद आ गया। फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की होती है, फोटो करंट की नहीं होती है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं तो साथ में फोटॉन्स सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकल के आएंगे, वो कहानी तो है नहीं। तो एक तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा भेजे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकाल के लाएगा, करंट भी ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन ए वाला ग्राफ तो आएगा आएगा। ये फोटो करंट इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं बदलता है, साफ गलत है तो बिल्कुल ही। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट ऐसे बढ़ता है, गलत है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट इस प्रकार भी नहीं बढ़ता है। ये कई बार अपन ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई और उसके बाद, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई उसके बाद भी क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहोगे तो फोटो करंट बढ़ता चला जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। मान लो एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया, अब उसके बाद तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा थोड़ी, वो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ होता था ऐसा। यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस F होता था तो ये फोटो आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। इट्स ओनली ए, इट्स ओनली ए, सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, पॉसिबल है कि बच्चों ने ये याद किए हुए जो उनके ग्राफ्स हैं उनके बेसिस पे मार्क कर दिया हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था बट ट्रिकी था, राइट। देन द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is cut from a larger solid sphere of 2r. The ratio of moment of inertia of a smaller sphere to the rest part of the sphere about the y-axis. Now guys, ये कटआउट वाले पोर्शन, अगेन आप जब थियोरी पढ़ते हो, जब प्रैक्टिस करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो आपने सॉल्व जरूर किया होगा, बट इसका कैलकुलेशन जितना मैं समझ पा रहा हूं थोड़ा डिमांडिंग जरूर है, मतलब आप मिस्टेक कमिट कर सकते हैं इसमें। आप देखो, अगर अब मास के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन ऐसा करते हैं, कंप्लीट जो है ना उस कंप्लीट वाले का मास में m मान लेता हूं, तो कंप्लीट का मास m है, तो कटआउट वाला बच्चों आधे रेडियस का है ना, ये 2r रेडियस है और ये r रेडियस है, तो आधा रेडियस का है। ये ऐसे केस में, स्फीयर के केस में मास वॉल्यूम पे डिपेंडेंट रहेगा, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो 4/3 पाई r क्यूब, जिसका रेडियस आधा होगा r क्यूब की वजह से उसका मास 1/8 हो जाएगा, तो कट वाले का मास जो है वो 1/8 हो गया, m/8। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर निकालते हैं, तो स्मॉलर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान देंगे अबाउट द वाई एक्सिस करना है, अबाउट द वाई एक्सिस करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इट्स 2/5 mr स्क्वायर, जो कि खुद की एक्सिस के अबाउट होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर, मास की जगह m/8, r की जगह r स्क्वायर, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। इस छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ये तो खुद की एक्सिस के अबाउट आया है ना अभी, अब इसको r का शिफ्ट भी मारना है, तो ये r का शिफ्ट मारा, दिस इज ICM प्लस ma स्क्वायर, ICM प्लस ma स्क्वायर, ये r का शिफ्ट मारा। उसके हिसाब से अपन देखें तो ये m/8 r स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। 2/5 प्लस 1 कर रहा हूं तो ये 7/5 का फैक्टर मेरा यहां पे बच गया। देन I ऑफ कंप्लीट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर,
अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट निकाल लेते हैं, है ना। कंप्लीट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, तो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 m, r कितना है 2r है, तो 2/5 mr स्क्वायर ये, तो ये बन जाएगा आपका 8 mr स्क्वायर बाय 5। ठीक है, ये कंप्लीट का है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे हुए स्फीयर का निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द स्मॉलर स्फीयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। कंप्लीट से रेशियो नहीं मांगा है, रेस्ट से पूछा है, तो कंप्लीट माइनस स्मॉल कर लेता हूं, तो ये मेरा 8 mr स्क्वायर बाय 5 था, माइनस दिस 8 mr स्क्वायर बाय 5, तो ये था, इसमें से कटआउट वाले का माइनस कर रहा हूं, तो ये आ रहा है 7 mr स्क्वायर बाय 40। तो ये मेरा ओवरऑल वैल्यू जो बचेगा, इसमें अपन देखें तो ये 40, देन वी हैव 64, तो 57 mr स्क्वायर बाय 40। ठीक है, तो मुझे इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का मुझे को रेशियो निकालना है, तो दैट रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 7/57। तो ये 7/57 अपना आंसर आ जाएगा, 7/57 आंसर आ जाएगा। ये यहां पे गलत लिखने में आ गया, तो इसमें 7/57 इज गोइंग टू बी द आंसर, बिकॉज कंप्लीट का स्मॉलर वाले का रेस्ट पार्ट से पूछा है, तो 7/57 अपना आंसर बन रहा है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रेशर कंडीशन में इस क्वेश्चन को बनाना मुश्किल है, इसमें गलती बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना भूल गए या आप रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भूल गए, ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अ फुल वेव रेक्टिफायर्ड सर्किट विद डायोड्स D1 एंड D2 is shown in figure. If the input voltage is इतना, then at t equal to 15 मिलीसेकेंड। बच्चों सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 15 मिलीसेकेंड जो है उस कहानी में किस तरह का टाइम है। तो पहले अपन देखें, साइन के अंदर यहां लिखा हुआ है ओमेगा, ये ओमेगा टी है। अब ये ओमेगा अगर है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया साहब, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा मतलब ये आपका 2 पाई, ओमेगा हो गया 100 पाई, सो दैट कम्स आउट एज 20 मिलीसेकेंड्स। 20 मिलीसेकेंड्स टाइम पीरियड है, और 15 मिलीसेकेंड्स का मतलब हो गया कि 3/4 टाइम हो चुका है, 3t/4 हो चुका है। अब 3t/4 टाइम हो जाने का मतलब है बच्चों, 3t/4 हो जाने का मतलब है कि आपका ये जो साइकिल है ना, इस तरह का साइकिल आपने फीड किया है, तो उसमें ये t/4 यहां, ये t/2 और ये यहां वाला साइकिल यहां पहुंचा है अभी। तो यहां पहुंचने का मतलब है कि इधर आपका माइनस पार्ट चल रहा है और यहां प्लस पार्ट चल रहा है। या आपने एसी सप्लाई, इनपुट एसी सप्लाई लगा रखा है, जो ट्रांसफॉर्मर को फीड किया है, आपने ट्रांसफॉर्मर को फीड किया है। अब ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट में प्राइमरी से सेकेंडरी में, सिंस म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, पोलैरिटीज रिवर्स हो जाती हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो यहां अगर माइनस प्लस चल रहा है, क्यों? बिकॉज ये 3t/4 है, ये वाला पॉइंट आया है, दैट मींस इधर माइनस पोलैरिटी चल रही है, यहां प्लस। ट्रांसफॉर्मर पे जब पास ऑन हुआ तो यहां प्लस चल रहा होगा, यहां माइनस, तो ये प्लस माइनस पहुंचा, उसके हिसाब से ये प्लस के अकॉर्डिंग D1 इज फॉरवर्ड एंड D2 इज रिवर्स। D1 इज फॉरवर्ड एंड D2 इज रिवर्स, सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर जाएगा। तो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर ट्रांसफॉर्मर का फंडा अप्लाई नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर दिखा रखा है वहां पे, तो आपको 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करके आपको रिजल्ट ट्रांसफॉर्म पास ऑन करना था, और उसके हिसाब से फॉरवर्ड रिवर्स अप्लाई करना था। देन two gases A and B are filled at the same pressure. They are filled at the same pressure in separate cylinders. Sorry. With movable piston of radius given, on supplying equal amount of heat to the systems reversibly under constant pressure. बच्चों प्रेशर सेम है, कांस्टेंट प्रेशर में रिवर्सिबली अप्लाई किया और डिस्प्लेस कर रहे हैं दोनों को, एक को 16 से एक को 9 से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम है। ओके बच्चों, इसमें कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, Q इक्वल है, इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों में सेम है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों में वर्क जो गैस परफॉर्म करेगा वो भी सेम हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो WA इज इक्वल टू WB। फर्स्ट लॉ से देखा अपन ने कि दोनों को Q इक्वल दिया है, दोनों के लिए डेल्टा U सेम है, तो वर्क भी सेम हो गया, तो WA बराबर WA है।
अब सिंस ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, खुद ही बोला आइसोबारिक कंडीशंस हैं, तो वर्क डन पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी मैं अप्लाई कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर है और सेम प्रेशर है, तो पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी हो जाएगा आपका एरिया पहले वाले का, चेंज इन वॉल्यूम कैसे होता है गाइस, पिस्टन जब ये ए एरिया का पिस्टन है, वो जब एच हाइट ऊपर उठता है, फोटो देखो मान लीजिए अगर इस तरह का सिचुएशन है कि अपन ये एक सिलेंडर अपन ने कंसिडर किया, ठीक है, अब इस पर एक मूवेबल पिस्टन यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये एक पिस्टन मैंने यहां पे रख दिया, और ये अगर यहां से एच हाइट ऊपर आया, ये यहां से एच हाइट ऊपर आया, तो ये जो पोर्शन आपको बीच में नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन बीच में नजर आ रहा है, ये इसका चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज एरिया इनटू हाइट, जितना ये मूव किया, तो यहां पर मैं वही लिख रहा हूं कि P डेल्टा V, तो डेल्टा V कितना आएगा, एरिया इनटू हाइट, तो A1H1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू P डेल्टा V, यहां प्रेशर वहां भी वही है, तो यहां पे क्या जाएगा A2H2, तो सिंपली यहीं से निपट गया, एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, P कैंसिल हो गया, तो ये पाई R1 स्क्वायर H1 एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर H2। अब सवाल ने हमें RA अपॉन RB मतलब R1 अपॉन R2 पूछा है, तो ये हो जाएगा अपना H2 HB अपॉन H1 का अंडर रूट, सॉरी HB अपॉन HA का अंडर रूट, ठीक है, तो HB बाय HA 16 और 9 है, तो 9 बाय 16 रख रहा हूं, तो 3 बाय 4 आ जाएगा, ये 3 बाय 4 थर्ड ऑप्शन अपना आंसर बन रहा है ना। तो ये अच्छा सवाल था, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि ये पिस्टन वाला क्वेश्चन है, P डेल्टा V से मैनेज हो जाएगा, मासलेस मान के चलना पड़ा, ऑल्दो क्वेश्चन ने लिखा नहीं था बट मासलेस मानकर चले, गैस का प्रेशर जो गिवन था वो P ले लिया और P डेल्टा V का वर्क सीधा निकाला और वर्क इक्वेट किया। फिर गाइस आ जाएं इस पे, डायमेंशनल एरर्स का क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर सवाल लग रहा है, तो अपन जानते हैं डेल्टा P बाय P, ऐसे सवाल में बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, डेल्टा P बाय P इज 3 टाइम्स डेल्टा A बाय A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाय B। सिंस मैक्सिमम एरर निकालना है तो डिनोमिनेटर वाले एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, और D में हाफ टाइम्स डेल्टा D बाय D, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखें तो A का एरर जो है दैट इज 1%, तो 3 इंटू ये 1, फिर B का एरर जो अपने को दे रखा है दैट इज 3%, C का एरर अपने को दे रखा है 2%, और D का एरर अपने को दे रखा है 4%, राइट। उसके हिसाब से वी हैव 6 and 3 9 to 11 11 and 2 13, this is 13%, and a very very regular question, obvious question, अपने को हमेशा से इस तरह के सवाल आपने सॉल्व किए, तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं था इसके अंदर, पर अगेन जैसे मैंने बोला कई सारे बच्चे इन सवालों तक पहुंच ही नहीं पाए, टाइम उनका मैनेज नहीं हुआ, बायो बच्चों ने कहा थोड़ा लेंदी था, फिजिक्स अगर बीच में किया या लास्ट में किया तो हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस तक आप पहुंच ही नहीं पाए, या शायद टफ क्वेश्चंस ने आपका टेम्परामेंट इतना बिगाड़ दिया कि इजी क्वेश्चंस में आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, राइट। फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट placed between two crossed polarides at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polarides। अब ये एक्चुअली फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, मतलब नीट ने पहली बार फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, लूज स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, कुछ कुछ जगह कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मिस किए हैं बातें, पर ऐसे इस सवाल को आप देखें तो मैथमेटिकली भी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन है, इंटेंसिटी पूछा है, फिर अब ये स्टेटमेंट बच्चे कई बार पढ़ना भूल जाते हैं, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड, पहले पोलराइड में से आई नॉट पास करके आया है, तो बच्चों ये आपका वो इंटेंसिटी नहीं है कि आपने अनपोलराइज्ड लाइट भेजी थी और आई नॉट बाई 2 कर रहे हो, आई नॉट बाई 2 वाला स्टेप नहीं होएगा यहां पे, तो पहले पोलराइड में से तो आई नॉट इंटेंसिटी निकल चुकी है। अब मैलिस लॉ के हिसाब से ये कह रहा है कि 2 क्रॉस्ड पोलराइड्स हैं बच्चों, तो एक ये वाला है, एक ये वाला है, थोड़ा अच्छा फोटो बना लेते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और जो पोलराइजिंग शीट रखी है ना, वो पोलराइजिंग शीट रखी है बीच में ऐसे 45 डिग्री पे नहीं है, इस तरह से है। अब ये रख दिया यहां पे थीटा एंगल पे, 22.5 की बाद में बात कर लेंगे,
और ये यहां पर है 90 माइनस थीटा पे, ऑब्वियसली है ना। ये आपका पहला पोलराइजर है, ये आपकी बीच की शीट है, ये आपका दूसरा पोलराइजर है। तो इस तरह का सवाल अगेन आप थियोरी में पढ़ते हो, बट ये 22.5 बच्चों को परेशान कर गया। तो अब देखो क्या करना था बच्चों। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, वी नो दैट जो इंटेंसिटी आती है उसमें पहले पोलराइजर से आई नॉट निकली, दूसरे वाले ने अपना कॉस स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई किया, है ना। ये एस से जब लाइट निकली तो एस वाला जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो पिछले वाले से थीटा एंगल पे बना रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया। अब उसमें से पास होके जब लाइट P2 पे पहुंची तो वहां 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई करेगा। तो ये बन गया आपका आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं अपने क्लास एग्जांपल्स में लेता हूं, बस ये थीटा के टर्म्स में चलता है, आपको थीटा पहले सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं था। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझिएगा गाइस, वी नो दैट साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2 का स्क्वायर। समझ गए। तो ये बन जाएगा आपका आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 22.5 दे रखा है, प्लेस करो 45 डिग्री हो गया, साइन 45 तो मैनेज हो रहा है ना, तो ये आ रहा है आपका आई नॉट बाय 8। आई नॉट बाय 8 अपना आंसर बन रहा है, और ये ऑप्शन में मिल रहा है अपने को, राइट। वो साइन 45 1/√2 हुआ, स्क्वायर किया तो हाफ हो गया, ये 2 4 से मर्ज हुआ, तो आई नॉट बाय 8 अपना रिजल्ट बन रहा है। अच्छा सवाल था, पर अगेन रेगुलर थियोरी में आता है ये, बस आपको ये वॉचफुल रहना था कि यार अपन ओवरऑल मैनेज किए कि नहीं किए। देन 2 आइडेंटिकल पॉइंट masses P and Q suspended from 2 separate massless springs of constant K1 and K2 respectively oscillate vertically. The maximum speeds are the same. Okay, maximum speed same है बच्चों, V max मतलब A ओमेगा, तो AP, हाँ K1 और K2 है ना, चलो अपन 1 और 2 चल लेते हैं, तो A1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू A2 ओमेगा 2, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला था कि मैक्सिमम स्पीड इक्वल है, तो A ओमेगा मैक्सिमम स्पीड होता है A1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू A2 ओमेगा 2। नाउ A1 बाय A2 निकाल, नहीं A2 बाय A1 निकालना है, तो A2 बाय A1 मतलब वही AQ बाय AP निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। अब अपना ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है अपना अंडर रूट ऑफ K बाय M, है ना। ओमेगा अंडर रूट ऑफ K बाय M, K तो सेम है इसमें, नहीं सॉरी, K मास सेम है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस अपने को दे रखा है, तो मास सेम है इस कहानी में। तो ऐसे केस में ये A का आपने A2 बाय A1 निकालना है, ठीक है। तो ये A2 अपॉन A1 जो आएगा, ये ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 है, और ये हो जाएगा आपका K1 बाय K2 अंडर रूट, M सेम हो गया ना, तो K1 बाय K2 अंडर रूट विच इज इन ऑप्शन 1। तो अगेन इजी क्वेश्चन था, बस एसएचएम का बेसिक आइडिया आपने को होना था कि एसएचएम का मैक्सिमम स्पीड जो है वो A ओमेगा होता है। मैक्सिमम स्पीड आपने इक्वेट किया और A2 बाय A1 निकाल लिया, बस वो A1 बाय A2 मत निकाल लेना, राइट। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f in air. The pipe is now dipped vertically in water to half its length. The fundamental frequency of air column is now equal to. Now guys देखो, ये अगेन एक रेगुलर क्वेश्चन है, पहले भी नीट में आया हुआ है, कई बच्चों को शायद इसका आंसर भी याद होगा। कह रहा है कि पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f in air. बोथ एंड्स पे अगर ओपन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहा होगा v/12, ठीक है। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, नाउ द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू हाफ इट्स लेंथ। अब आधा उसको सबमर्ज कर दिया बच्चों, आधा सबमर्ज करने के बाद, जब ये पानी में सबमर्ज कर दिया, तो एक तो एयर कॉलम जो है जहां पे स्टैंडिंग वेव बनेगा वो L/2 का ही पाइप बन गया। L/2 का पाइप बनने के साथ साथ ये पाइप ओपन एट वन एंड रह गया है। अब तो नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाइप ओपन एट वन एंड के हिसाब से होगा, विच इज V/4L। भाई फॉर्मूला बदल गया है और लेंथ भी बदल गई है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम उठाना है, L/2 उठाना है, इस बार पाइप लेंथ L नहीं है, पाइप लेंथ L/2 है, तो उसके हिसाब से देखें तो V/2L ही आ गया दोबारा, एंड इट इज द सेम फ्रीक्वेंसी f।
तो आपका वैल्यू सेम आ जाएगा। अब ये अगेन मैं आपको बोलूं कि PYQs अगर आपने लगाए हैं तो आपको इसका आंसर याद ही होगा, वरना इजीली आपसे बन गया होगा। तो दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन गाइज। जैसा आपने ऑब्जर्व किया, मतलब ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, ये 3-4 सवालों को अपन छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चंस मैनेजेबल थे। इससे पहले जो 25 क्वेश्चन थे उसमें काफी सारे क्वेश्चन चैलेंजिंग थे, जो आपका टेम्परामेंट बिगाड़ सकते थे, जिसकी वजह से आपका टाइम किल हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके इजी क्वेश्चंस भी गलत हो गए होंगे। सो डेफिनेटली इट वाज अ चैलेंजिंग पेपर, और डेफिनेटली पिछले साल की तुलना में एक लोअर कट ऑफ आपको देखने मिलेगा। राइट, सो गाइज, इन केस आपका फिजिक्स छूट गया है, पेपर मैनेज नहीं हो पाया, स्कोर्स लो आ रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर जैसे 650, 680, 700, 720 भर भर के नहीं देखने मिलेंगे आपको। आप समझ जाएंगे कि जब डिफिकल्ट पेपर आता है, जब चैलेंजिंग पेपर आता है, तो सबका टेम्परामेंट खराब होता है, ओवरऑल स्कोर्स डाउन जाते हैं, कट ऑफ डाउन जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेंटेन करें अपना कूल कंपोजर, आराम से अपने आंसर्स वगैरह लगाएं एंड वेट करें कि आप जैसे जैसे देखेंगे किस तरह के स्कोर्स आपके फ्रेंड्स के आ रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड्स इंडिया में देखने मिल रहे हैं, यू विल फील गुड कि आपका पेपर बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है। सबको ऑल अक्रॉस द कंट्री सबको पेपर में डिफिकल्टी आई होंगी, तो अभी रिलैक्स कीजिए। आपने 2 साल 3 साल बहुत मेहनत की है, ईश्वर से प्रार्थना करें आपकी मेहनत साकार हो। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, एंड गाइज आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली इस साल आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की ड्रीम को सिक्योर कर सकें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।